हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, आपका इस चैनल में एक बार फिर से बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री डी फार्मा फर्स्ट ईयर के 50 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़। चूँकि इस बार जो पैटर्न है उसमें एमसीक्यूज़ टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, इसमें टिक लगाना रहता है या हो सकता है एक एक नंबर के क्वेश्चन दे, तो उसी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, इन लिमिट टेस्ट फॉर आयरन पर्पल कलर इज़ ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ। इसका क्या मतलब है कि जब हम लिमिट टेस्ट करते हैं आयरन के लिए तो उसमें जो पर्पल कलर आता है वो किसकी वजह से आता है, इनमें से किसकी वजह से पर्पल कलर शो होने लगता है। अब लिमिट टेस्ट क्या है? लिमिट टेस्ट मैं यहाँ पे आपको पूरा डिटेल से नहीं बताऊँगा। लिमिट टेस्ट वो होता है कि जब हम किसी भी चीज़ के अंदर देखना चाहते हैं, किसी हमारा कोई सब्सटेंस है, कोई केमिकल है, तो देखना चाहते हैं क्या उसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज़ है कि नहीं है। इम्प्योरिटी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग जो टेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं लिमिट टेस्ट। तो कभी हम चेक करते हैं कि उसके अंदर आयरन है कि नहीं है, कभी चेक करते हैं क्लोराइड है कि नहीं है, कभी चेक करते हैं सल्फेट है कि नहीं है। तो ऐसे ही जब हम आयरन के लिए लिमिट टेस्ट लगाते हैं तो एंड पॉइंट पे कलर शो करता है जो बताता है कि इसके अंदर आयरन है कि नहीं है। तो ये पूछ रहा है कि किसकी वजह से वो शो करता है, तो किसकी वजह से करता है। तो इसमें 4 ऑप्शन है। एक है फेरस थियोग्लाइकोलेट, दूसरा क्या है ग्लाइकोलेट, तीसरा क्या है फेरिक थियोग्लाइकोलेट, चौथा क्या है ग्लाइकोलिक एसिड। तो किसकी वजह से होता है? तो ये हमारा आंसर है फेरस थियोग्लाइकोलेट। फेरस थियोग्लाइकोलेट की वजह से क्या होता है, पर्पल कलर आता है। और ये जब हम लोग लिमिट टेस्ट लगाते हैं तो उसी के अंदर ये जो हमारा है थियोग्लाइकोलेट, ये रीएजेंट उसके अंदर यूज़ भी होता है। हमारा दूसरा क्वेश्चन है, एपरेटस यूज्ड फॉर लिमिट टेस्ट। ये कह रहे हैं कि वो एपरेटस जो लिमिट टेस्ट में यूज़ होता है वो कौन सा होता है, उसका नाम क्या है। तो मेजरर सिलेंडर है? नहीं, ये भी नहीं है। नेसलर सिलेंडर? जी हाँ, नेसलर सिलेंडर यूज़ होता है किसमें, लिमिट टेस्ट जब हम करते हैं तो उसके अंदर नेसलर सिलेंडर यूज़ होता है। कॉनिकल फ्लास्क? नहीं, कॉनिकल फ्लास्क भी नहीं यूज़ होता है। टेस्ट ट्यूब? ये भी नहीं यूज़ होता है। तीसरा क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द एरर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, विच ऑफ द एरर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। अब एरर क्या होता है आपको ये पता रहेगा तब आसानी रहेगी। तो हम लोग जो भी अपना केमिकल है, जो भी उसको नापते हैं, तो उसको नापने में कमी ज़्यादती हो जाती है। मान लीजिए हम लेना चाह रहे हैं 100 ग्राम, लेकिन हम पूरा 100 ग्राम नहीं तौल पा रहे हैं। कभी तो वो 99 ग्राम हो जा रहा है, कभी 101 ग्राम हो जा रहा है। हमको लेना है 100 ग्राम। तो यही जो हमारा मेजर्ड वैल्यू है और ट्रू वैल्यू है, हमको लेना कितना है 100 ग्राम, ठीक है, लेकिन वो आ कितना रहा है 99 ग्राम। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है कितना है, 1 ग्राम आ रहा है, ठीक है। तो ये 1 ग्राम क्या कहेंगे हम लोग, एरर। यानी जो हमारा ये ट्रू वैल्यू है 100 ग्राम लेना है, ट्रू वैल्यू है, लेकिन हम नाप के कितना ले पा रहे हैं वो क्या है, मेजर्ड वैल्यू है। तो ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का जो डिफरेंस होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एरर बोलते हैं, ठीक। अब वो एरर कई तरीके का होता है, 3 तरह का एरर होता है। एक होता है डिटर्मिनेट, जिसको सिस्टेमिक भी बोलते हैं। दूसरा होता है अनडिटर्मिनेट या इनडिटर्मिनेट एरर, जिसको हम लोग रैंडम एरर भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको सिस्टेमिक भी बोलते हैं, सिस्टेमिक एरर, और इसको क्या रैंडम एरर भी बोलते हैं। और एक होता है ग्रॉस एरर। 3 तरह के एरर होते हैं, ठीक है। ये डिटर्मिनेट जिसको सिस्टेमिक भी बोलते हैं, इनडिटर्मिनेट जिसको रैंडम बोलते हैं, और ग्रॉस एरर जिसको ग्रॉसी एरर बोलते हैं, ठीक है। तो अब इनमें से जो डिटर्मिनेट होता है इसको पता लगाया जा सकता है और जाना जा सकता है, उसको ठीक किया जा सकता है। लेकिन जो इनडिटर्मिनेट एरर होता है, रैंडम एरर जो होता है, इसको पहले से पता नहीं लगाया जा सकता है, ठीक है। तो यही हमारा क्वेश्चन भी है कि विच ऑफ द एरर इज़ अनप्रिडिक्टेबल। अनप्रिडिक्टेबल मतलब जिसको पहले से हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, पहले से हम उसको बता नहीं सकते, भविष्यवाणी नहीं कर सकते कि हाँ ऐसा होने वाला है। तो ये वाला हमारा आंसर है इसका, ठीक है। एक ग्रॉस एरर होता है, नन ऑफ दी, तो ये सारे गलत हैं। ये वाला हमारा आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा, अकॉर्डिंग टू अरेनियस एसिड इज़ ए। कह रहे कि अकॉर्डिंग टू अरेनियस एक साइंटिस्ट हैं,
ठीक है, जो जिन्होंने बताया है एसिड और बेस की थ्योरी दी है, 3 साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एसिड बेस की थ्योरी दी है। एक है अरेनियस, एक है ब्रॉन्स्टेड लॉरी और तीसरा है लेविस। तो इन तीनों की थ्योरी चलती है। तो अकॉर्डिंग टू अरेनियस पूछ रहा है कि वो एसिड को क्या कहते हैं, कि वो H+ डोनर है या H+ प्रोड्यूसर है एसिड, या इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर है। तो जो अरेनियस की थ्योरी है वो कहती है कि जो एसिड होता है वो H+ प्रोड्यूसर होता है। एसिड क्या है, H+ प्रोड्यूसर होता है। और जो एक ब्रॉन्स्टेड लॉरी हैं वो क्या कहते हैं, ब्रॉन्स्टेड लॉरी कहते हैं कि जो एसिड होता है वो H+ डोनर होता है। वो क्या होता है, H+ डोनर होता है। और जो लेविस हैं, लेविस क्या कहते हैं, लेविस कहते हैं कि जो एसिड होता है वो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर होता है। ये 3 वो हैं। हो सकता है इसको क्वेश्चन को उल्टा सीधा कैसे भी करके पूछे, तो इसको याद रखिएगा, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है इसका, कि अरेनियस के हिसाब से, अरेनियस के अकॉर्डिंग क्या है, एसिड क्या होता है, H+ प्रोड्यूसर होता है। यानी जब उसको पानी में डालेंगे तो वो H+ आयन क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, the stage during titration at which reaction is just complete called। ये कह रहा है कि जब हम टाइट्रेशन करते हैं तो हमारा टाइट्रेशन जहाँ पे कंप्लीट होता है उस पॉइंट को क्या बोलते हैं, ठीक है। अब ये टाइट्रेशन क्या है, ये काफ़ी बहुत लंबी डिटेल इसके है। अब इसको यहाँ मैं बताऊँ तो बहुत टाइम लगेगा। सिर्फ इतना समझ लीजिए कि अगर हमारे पास एक केमिकल है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको क्या मालूम नहीं है, और एक हमारे पास ऐसा है जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम, मान लीजिए बेस है हमारे पास और उसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम है, और एसिड हमारे पास जिसका कॉन्सेंट्रेशन हमको मालूम नहीं है, तो अननोन का हम लोग कैसे नोन के थ्रू क्या करते हैं, उसका कॉन्सेंट्रेशन निकालते हैं, उसको बोलते हैं टाइट्रेशन, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि अब उसका एक एंड पॉइंट होता है जहाँ पे हमको पता चलता है कि हाँ इसका कॉन्सेंट्रेशन निकालना कैसे, कैलकुलेट करना है। हमारा पूरा टाइट्रेशन का जो एंड पॉइंट होता है, आखिरी जो पॉइंट होता है जिसको जहाँ पे जाके टाइट्रेशन कंप्लीट हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, तो इक्विवेलेंट बोलते हैं, नहीं। न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट बोलते हैं, नहीं। बोलते हैं उसको एंड पॉइंट। हमारा आंसर क्या है, सी, उसको क्या बोलते हैं, एंड पॉइंट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, इन मोहर्स मेथड डिकॉक्शन ऑफ एंड पॉइंट इज। अब ये मोहर्स मेथड क्या है, तो अब टाइट्रेशन कई तरीके के होते हैं। एक न्यूट्रलाइजेशन टाइट्रेशन होता है एसिड बेस का, एक होता है टाइट्रेशन जो प्रिसिपिटेट टाइट्रेशन होता है, एक होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन होता है, एक रिडॉक्स टाइट्रेशन होता है। तो ये अलग अलग तरह के टाइट्रेशन है। तो इसी तरीके का एक प्रिसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है जिसमें मोहर्स मेथड चलते हैं, कई सारे, जैसे मोहर्स मेथड है, फंजान मेथड है, और 1-2 साइंटिस्ट हैं जिनके मेथड चलता है। तो ये फिर वो बताते हैं मतलब उस टाइट्रेशन का एंड पॉइंट। तो उसमें जो कह रहे हैं कि एंड पॉइंट में क्या रिजल्ट आता है, मतलब कैसा कलर दिखता है, या कलर क्या प्रिसिपिटेट होता है, क्या होता है, वही पूछ रहा है। इन मोहर्स मेथड डिटेक्शन ऑफ एंड पॉइंट, हम एंड पॉइंट को कैसे पहचानते हैं कि मतलब हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया। मोहर्स मेथड में हम कैसे जानते हैं कि हमारा टाइट्रेशन कंप्लीट हो गया, तो कैसे जानते हैं, इनसोल्यूबल कंपाउंड बनता है क्या, नहीं। इनसोल्यूबल कंपाउंड नहीं बनता है। सोल्यूबल कंपाउंड बनता है, नहीं। क्या होता है, कलरलेस प्रिसिपिटेशन होता है, नहीं। बल्कि क्या होता है, कलर प्रिसिपिटेशन होता है। कलरलेस मतलब कोई कलर ना हो, ऐसे प्रिसिपिटेट बन जाए, तो नहीं, ऐसा नहीं होता, बल्कि कलर प्रिसिपिटेट होता है। यानी एक कलर होता है जो प्रिसिपिटेट, यानी कलर की एक लेयर बन जाती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या है, डी, कलर प्रिसिपिटेट। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, दी कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज़ यूजफुल फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ। अभी मैंने बताया कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक क्या एक तरीके का टाइट्रेशन है, ठीक है। तो ये कह रहे हैं कि ये टाइट्रेशन कब यूज़फुल होता है, यानी किस टाइप का मतलब केमिकल अगर सब्सटेंस है तो किस टाइप के केमिकल सब्सटेंस में ये वाला टाइट्रेशन मतलब यूज़फुल होता है, ज़्यादा अच्छे से काम करता है। अलग अलग टाइट्रेशन है। तो हैलाइड्स कुछ गैसेज होते हैं, तो नहीं, इसमें भी नहीं। एसिड एंड बेस टाइट्रेशन में नहीं। नॉन मेटेलिक आयंस में नहीं, बल्कि आंसर क्या है इसका, मेटल आयंस। जब किसी कंपाउंड के अंदर मेटेलिक आयंस हैं तो वहाँ पे कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन क्या होता है, अच्छे से काम करता है, यूज़फुल होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है, फेरस सल्फेट इज़। ये कह रहे हैं कि फेरस सल्फेट क्या है, बताइए। अब यहाँ से जो है ना, अब इंटरेस्टिंग होने वाला बहुत, क्योंकि उधर जो क्वेश्चन थे वो शुरू के 2 चैप्टर हैं वो थोड़े मतलब ऐसे हैं बोरिंग टाइप के,
अब जो यहाँ से आ रहा है, यहाँ पे मेडिसिन के बारे में जो क्वेश्चन होंगे वो हैं, हमारा ये क्वेश्चन चैप्टर नंबर 3 शुरू हो रहा है। इसमें दवाओं के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा, बीमारियों के बारे में नॉलेज मिलेगा, तो बहुत अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग होगा। तो अब देखते हैं कि फेरस सल्फेट, ये कह रहे हैं कि फेरस सल्फेट क्या है, एंटासिड है या डेंटल प्रोडक्ट है, हेमेटेनिक्स है या एंटी माइक्रोबियल एजेंट है, क्या है ये। तो फेरस सल्फेट क्या होता है, सबसे पहले आप ये जानिए कि एंटासिड क्या होता है, डेंटल प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, हेमेटेनिक्स क्या होते हैं और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं। तो एंटासिड जैसे हमारा जो स्टोमक है उसके अंदर HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज़ होता है, अगर वो ज़्यादा रिलीज़ हो रहा है तो उसकी वजह से आपको क्या पेट में जलन होने लगेगा, अगर कहीं पे छाला वाला हो गया जिसको अल्सर बोलते हैं तो बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, बहुत जलन होगा। तो उसको हम लोग कम करने के लिए जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं एंटासिड, यानी एसिड के अगेंस्ट, एंटी एसिड, ठीक। और डेंटल प्रोडक्ट क्या होते हैं, डेंटल प्रोडक्ट जो हमारे मतलब दांतों के लिए यूज़ होते हैं, मान लीजिए दांत में कैरीज हो गई, उसमें जिसको हम लोग बोलते हैं कि खोड़ीला हो गया, उसमें कुछ सुराख हो जाते हैं, तो वो एनेमल जो हमारा होता है उसमें डिटेक्ट कुछ कमी आने की वजह से, उसमें ख़राबी आने की वजह से जब वो सड़ने लगता है, कमज़ोर हो जाता है, एनेमल हमारा जो बना रहता है किसका, फ्लोराइड का, सोडियम फ्लोराइड या फ्लोराइड का बना रहता है, तो उसमें दिक्कत आती है। तो ऐसी दवाएं जो हमारे मतलब डेंटल में यूज़, दांतों के लिए यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं डेंटल प्रोडक्ट। हिमेटेनिक्स क्या होती है, हिमेटेनिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो मतलब ब्लड के, हमारे ब्लड में अगर आयरन की कमी हो जाती है, जिसको बोलते हैं अनेमिया, आयरन की कमी हो गई हमारे ब्लड में तो उसको बोलते हैं अनेमिया। तो आयरन की कमी को दूर करने वाली जो दवाएँ यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं हिमेटेनिक्स। क्या बोलते हैं उसको, हिमेटेनिक्स बोलते हैं। और एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स क्या होते हैं, वो दवाएं जो माइक्रोब्स को या तो किल करते हैं या उनके ग्रोथ को रोकते हैं, उनको बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल एजेंट। तो फेरस इसके अंदर आयरन है, ठीक है। तो अब आप सोच सकते हैं कि किस बीमारी में कम होगा, आयरन की डिफिशियंसी को कम करने के लिए, यानी आयरन की डिफिशियंसी हो गई है, आयरन की कमी हो गई है, उसको दूर करने के लिए जो दवा यूज़ होगी वो होती है हिमेटेनिक्स। तो फेरस सल्फेट क्या है, हिमेटेनिक्स है। फेरस सल्फेट लेंगे, अगर किसी के अंदर आयरन की कमी हो गई है तो वो क्या लेगा, फेरस सल्फेट लेगा। और आयरन की कमी होने की वजह से क्या होता है, हीमोग्लोबिन कमज़ोर हो जाता है, वो ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं कर पाता है सेल तक, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन का आंसर क्या है, हिमेटेनिक्स। और हिमेटेनिक्स आप समझ गए होंगे क्या है। हिमेटेनिक्स वो दवाएं होती हैं जो हमारे ब्लड के अंदर आयरन की कमी को दूर करने के लिए यूज़ होती हैं, ऐसी दवाओं को बोलते हैं हिमेटेनिक्स। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। वो कह रहे हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूट्रलाइज द एक्सेस अमाउंट ऑफ एसिड इन आवर स्टोमक। हमारे स्टोमक में अगर एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, एक्सेस अमाउंट में एसिड हो जाता है, तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, यानी उसको बेसिक बनाने के लिए इनमें से हम लोग किस टाइप की दवा यूज़ करते हैं। अभी मैंने बताया था कि अगर एसिड ज़्यादा है तो एंटा एसिड देंगे, यानी बेस देंगे, तो क्या होगा, वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। अब इसमें कई सारे दिए हैं, डायूरेटिक्स नहीं है, एंटासिड, हाँ एंटासिड देंगे ताकि हमारे स्टोमक के अंदर जो एक्सेस अमाउंट में एसिड बन गया है उसको न्यूट्रलाइज कर दे। एनेस्थेटिक देंगे, नहीं। मेडिसिनल गैसेज देंगे, नहीं। अब देखते हैं कि डायूरेटिक्स क्या होता है। डायूरेटिक्स वो ड्रग्स होती हैं जो हमारे क्या बोलते हैं, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं। यानी अगर एक आदमी दिन में 2 लीटर यूरिन कर रहा है, पेशाब कर रहा है, तो वो 4 लीटर 5 लीटर करेगा। तो इससे क्या होगा कि हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है वो कम हो जाता है। और हाइपरटेंशन की अगर दिक्कत है, अगर किसी का ब्लड प्रेशर हाई है तो वो क्या होता है, लो हो जाता है। कैसे, डायूरेटिक्स से, ठीक है। और मान लीजिए किसी को पॉइजनिंग हो गई, किसी के जहर चला गया, ब्लड के अंदर पहुंच गया, अगर पेट में है तो उल्टी करा के निकाल देते हैं, लेकिन अगर वो ब्लड में पहुंच गया तो अब क्या करते हैं, उसको ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब करवाएंगे। तो उसको डायूरेटिक्स यानी ऐसी दवाएं देंगे जो पेशाब के वॉल्यूम को, यूरिन के वॉल्यूम को बढ़ा देती हैं, तो फिर वो ज़्यादा से ज़्यादा पेशाब करेगा और वो जो ड्रग्स यानी जो पॉइजन है, जो जहर है, वो जल्दी से बॉडी से निकलेगा। एंटासिड मैंने बता दिया। एनेस्थेटिक क्या है, एनेस्थेटिक नहीं है, एंटीसेप्टिक है। एंटीसेप्टिक क्या होती हैं, एंटीसेप्टिक वो ड्रग्स होती हैं, वो एक तरह के माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे, माइक्रोब्स के जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे, जैसे हम लोग लिविंग हैं, जिंदा हैं, तो इनके सरफेस पे अगर कहीं पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है या माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है, फंगल इन्फेक्शन होता है, वायरल इन्फेक्शन होता है, यानी जो भी माइक्रोबियल इन्फेक्शन होता है उसको ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं एंटीसेप्टिक। और मेडिसिनल गैसेज क्या होते हैं, जैसे मेडिसिनल गैसेज जो मतलब वो गैसेज जो मेडिसिन के तौर पर यूज़ होते हैं, जैसे कि मान लीजिए
ऑक्सीजन हो गया, हाइपोक्सिया हो गया किसी को, हाइपोक्सिया मतलब ऑक्सीजन की कमी हो जाती है उसको बोलते हैं हाइपोक्सिया। अगर किसी को हाइपोक्सिया हो गया तो उसमें ऑक्सीजन देते हैं। अगर मान लीजिए कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की वजह से पॉइजनिंग हो गई, बहुत खतरनाक होता है ये, अगर हमने उसको किसी ने ले लिया तो अब उसको निकालने के लिए भी क्या होता है, कार्बन ये ऑक्सीजन यूज़ होता है। इसी तरीके से मान लीजिए नाइट्रस ऑक्साइड है, ये भी एक तरीका मेडिसिनल गैस है, ये भी यूज़ होता है, एनेस्थेटिक में यूज़ होता है, यानी आदमी को बेहोश करने के लिए यूज़ होता है। तो ये मेडिसिनल गैसेज होते हैं। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या है, एंटासिड। एंटासिड के एग्जाम्पल भी एक आध याद कर लो आप, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल, नियम हाइड्रो ऑक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल हो गया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड मिक्सचर हो गया, मेगाल्ड्रेट हो गया, कैल्शियम कार्बोनेट हो गया, ये सब क्या है, एंटासिड होते हैं। सोडियम बाई कार्बोनेट हो गया, तो ये सब क्या होते हैं, एंटासिड होते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, देयर आर टाइप्स ऑफ एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। यहाँ पे आपको ये जो खाली जगह है ब्लैंक है इसको फिल करना है। तो कह रहे हैं माइक्रोबियल एजेंट्स कितने टाइप के होते हैं, 3 टाइप के, 4 टाइप के, 2 टाइप के या 5 टाइप के। कितने टाइप के होते हैं, तो वो होते हैं 5 तरह के। अब वो कौन कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। एक होता है, पहले अभी मैंने बताया था कि एंटी माइक्रोबियल क्या होते हैं। एंटी माइक्रोबियल वो ड्रग्स होती हैं जो माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकती हैं या फिर उनको किल कर देती हैं, या उनको किल कर देती हैं माइक्रोब्स को, या उनके ग्रोथ को रोकती हैं। माइक्रोब्स क्या हो सकते हैं, जैसे कि बैक्टीरिया हो सकता है, फंगल हो सकता है, वायरस हो सकता है, अलगी हो सकता है, सब क्या है, माइक्रोब्स हैं। और भी पैथोजेंस हो सकते हैं। तो वो 5 तरह के होते हैं। पहला क्या है एंटीसेप्टिक। पहला क्या है, एंटीसेप्टिक है। दूसरा क्या है, डिसइंफेक्टेंट है। एंटीसेप्टिक मैंने बताया जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के सरफेस पे काम करता है और माइक्रोब्स के ग्रोथ को रोकता है या किल करता है। और डिसइंफेक्टेंट होता है जो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म पे काम करता है। जैसे मान लीजिए ब्लैक बोर्ड है तो ये नॉन लिविंग है, जिंदा नहीं है। इस पर अगर बैक्टीरिया है, वायरस है, उसको किल करना है, उसको ग्रोथ को रोकना है। या हमारा कपड़ा मान लीजिए ये, तो इस पर अगर बैक्टीरिया उसको मारना, किल करना, तो उसके लिए डिसइंफेक्टेंट यूज़ करते हैं। तीसरा जो इसका टाइप होता है वो होता है जर्मीसाइड। जर्मीसाइड यानी बहुत ज़्यादा अगर बैक्टीरिया कहीं पे आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा माइक्रोब्स हैं, तो उनको किल करने के लिए जो ड्रग्स देते हैं वो उनको बोलते हैं जर्मीसाइड। और एक होता है बैक्टीरियोस्टेटिक। वो बैक्टीरिया को क्या करता है, किल तो नहीं करता लेकिन उनको ग्रोथ को रोक देता है। बहुत ज़्यादा बैक्टीरिया अगर कहीं पे है, उनको ग्रोथ को रोकने के लिए जो ड्रग यूज़ होता है उसको बोलते हैं बैक्टीरियोस्टेटिक। और एक होता है सैनिटाइज़र। सैनिटाइज़र क्या होता है कि वो चीज़ें, वो द्रव या वो लिक्विड, जैसे मान लीजिए हमारे बॉडी का, जैसे नाक से निकलता है नेज़ल ड्रॉप है, माउथ से निकलता है जो खांसी आती है बलगम जिसको बोलते हैं, या प्लेग में बोलते हैं, तो उसमें अगर बैक्टीरिया वगैरह हैं तो जैसे मान लीजिए किसी के हाथ में छींका, उसमें स्नीजिंग किया, उसमें तो आ गए ड्रॉपलेट्स, तो ये सैनिटाइज़र लगाएंगे तो उसमें से क्या होगा, वो जो बैक्टीरिया या माइक्रोब्स हैं वो क्या होंगे, रिमूव हो जाएंगे। तो बैक्टीरिया और माइक्रोब्स को रिमूव करने के लिए जो चीज़ें यूज़ होती हैं उसको बोलते हैं सैनिटाइज़र। तो ये हमारे 10 क्वेश्चन हो गए। तो हमारा 11वां क्वेश्चन है, द अदर नेम ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड इज़। क्या कह रहे हैं कि अदर नेम ऑफ एलिफेटिक कंपाउंड इज़। एलिफेटिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है। कंपाउंड से कई तरीके के होते हैं। एक होता है जैसे हेटेरोसाइक्लिक होता है, एक होता है एलिफेटिक कंपाउंड होता है, एक एरोमेटिक होता है। तो एलिफेटिक कह रहे हैं कि एलिफेटिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या होता है। तो इसमें कई सारे हैं, जैसे क्लोज चैन कंपाउंड, नहीं ये भी नहीं है। रिंग कंपाउंड नहीं, एसाइक्लिक, एलिसाइक्लिक नहीं, एलिसाइक्लिक भी नहीं है। क्या है इसका राइट आंसर, एसाइक्लिक। एलिफेटिक कंपाउंड का दूसरा नाम क्या है, एसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, एसाइक्लिक कंपाउंड भी कहते हैं एलिफेटिक कंपाउंड को। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 है, द अदर नेम ऑफ कन्वल्जेंट। द अदर नेम ऑफ कन्वल्जेंट इज़। ये कह रहे हैं कि कन्वल्जेंट का दूसरा नाम क्या है। कन्वल्जेंट क्या होता है, कन्वल्जेंट एक डिसऑर्डर है हमारी बॉडी में जिसको हम लोग मिर्गी बोलते हैं, कि उसके बदन में झटके लगते हैं बहुत तगड़े तगड़े। आदमी देखा होगा आपने भी, जिसको मिर्गी होती है झटके लगते हैं, उसको कन्वल्जेंट भी बोलते हैं। और उसी बीमारी का दूसरा नाम सीजर भी है, या फिर उसको एपिलेप्सी भी कहते हैं। और जो दवाएं इस बीमारी को ठीक करने के लिए दी जाती हैं उसको बोलते हैं एंटी कन्वल्जेंट, या एंटी एपिलेप्सिक, या एंटी सीजर। ठीक है,
तो ये कह रहे हैं इसका दूसरा नाम क्या है, तो स्किज़ोफ्रेनिया नहीं, अर्थराइटिस नहीं, एंजाइटी नहीं। अभी मैंने बताया क्या नाम है, एंटी कन्वल्जेंट का दूसरा नाम क्या हो सकता है, या तो एपिलेप्सी कह सकते हैं या तो उसको सीज़र भी बोलते हैं, ठीक है। अब स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है, ये सब वर्ड्स आपके सिलेबस में यूज़ हुए हैं, इसलिए मैं बता दूं इनको, हो सकता है कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछ ले, ठीक है। तो स्किज़ोफ्रेनिया एक हमारे ये मेंटल कंडीशन होता है, जब आदमी का मेंटली डिसऑर्डर हो जाता है, इसको बोलते हैं कि ये अल्टर हो गया है, इसका दिमाग क्या हो गया, अल्टर हो गया है, तो उसको क्या बोलते हैं, स्किज़ोफ्रेनिया। यानी थोड़ा थोड़ा जब आदमी पागल होने की तरफ, बहुत ज़्यादा पागल नहीं है, थोड़ा थोड़ा पागल होने की तरफ जब जाता है, तो उसको देखते कुछ बिहेवियर्स उल्टे सीधे होने लग जाते हैं, कुछ काम उल्टे सीधे करने लग जाता है, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोलते हैं हम लोग, स्किज़ोफ्रेनिया, या इसको सीज़ोफ्रेनिया भी बोलते हैं बहुत सारे लोग, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिया है, ठीक है। और इसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको बोलते हैं एंटीसाइकोटिक। क्या बोलते हैं, एंटीसाइकोटिक। अब अर्थराइटिस क्या है, अर्थराइटिस ये हमारी हड्डियों के जो जोड़ हैं उसमें जब दर्द होता है, मान लीजिए जोड़ है, इसमें जो दर्द होता है उसको क्या बोलते हैं, अर्थराइटिस बोलते हैं। एंजाइटी आप जानते होंगे, एंजाइटी का मतलब होता है टेंशन, घबराहट हो रहा है, बहुत ज़्यादा पैनिक हो रही है आदमी को, तो उसको बोलते हैं एंजाइटी, ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है, 13, विच ऑफ द फॉलोइंग सीडेटिव कैन बी यूज्ड क्लिनिकली फॉर सीज़र। अभी मैंने बताया था कि सीज़र क्या होता है, ठीक है। अभी मैंने बताया था कि सीज़र या एपिलेप्सिक या कन्वल्जेंट क्या होता है। तो ये कह रहे हैं कि ये बताइए कि फॉलोइंग जो ड्रग्स दिए गए हैं, ये इनमें से ये कुछ तो सीडेटिव हैं, तो कौन सा सीडेटिव ऐसा है जो सीज़र को ठीक करने के लिए भी यूज़ होता है, ठीक है। तो अब ये जानिए पहले सीडेटिव क्या होता है। सीडेटिव और एक हिप्नोटिक दोनों एक साथ ये वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं। तो सीडेटिव वो दवाएं होती हैं जो आदमी के स्लीपिंग टाइम को बढ़ा देती हैं। मान लीजिए मुझे 8 घंटे नींद आती है, ठीक, जो आदमी के स्लीपिंग को क्या कहते हैं, आदमी को सुलवाती हैं। मुझे 8 घंटे नींद आती थी, ठीक, लेकिन किसी कंडीशन की वजह से मुझे नींद नहीं आ रही है। मान लीजिए मेरा पैसा कहीं पे गुम हो गया, 10,000, 20,000, 1 लाख, 50 लाख, किसी का अपने उसके हिसाब से होगा, ठीक है। किसी का भी कुछ नुकसान हो गया बड़ा, तो उसको टेंशन होगा, नींद नहीं आएगी। तो 8 घंटा वो सोता था, लेकिन अब 2 ही घंटे नींद आ रही है। तो इसके स्लीपिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, यानी 8 घंटे तक ले जाने के लिए जो दवा देते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं सीडेटिव। ये तो सीडेटिव हो गया। अब हिप्नोटिक क्या होता है, हिप्नोटिक वो दवाएं होती हैं जो आदमी की नॉर्मल जो टाइमिंग है उससे ज़्यादा उसको सुलाने के लिए जो दवा यूज़ होती है उसको बोलते हैं हिप्नोटिक। जैसे मान लीजिए किसी का ऑपरेशन करना है, किसी का सर्जरी प्रोसीजर है, तो उसको क्या करेंगे, अब 8 घंटे की जगह 16 घंटा सुलाना है, तो क्या करेंगे, उसको हिप्नोटिक वाली दवाएं देंगे। अब हिप्नोटिक और सीडेटिक दवाओं में कोई फ़र्क नहीं है, सिर्फ इसमें डोज बढ़ा देते हैं। अगर डोज कम है तो सीडेटिव है, और डोज बढ़ा दिया तो क्या हो जाता है, हिप्नोटिक हो जाता है। अगर मान लीजिए हम लोग सीडेटिव के लिए 8 घंटा सुलाने के लिए उसको 100 ग्राम दवा 100 mg दे रहे हैं, तो हिप्नोटिक के लिए उसको 16 घंटा सुलाने के लिए 200 mg ड्रग दे देंगे, ठीक। तो ये भी नहीं है, सीडेटिव नहीं है, ये सीज़र के लिए यूज़ नहीं होता है। फेनोबारबिटल ये भी नहीं यूज़ होता है। ज़ोल्पिडेम ये भी नहीं यूज़ होता है। अल्प्राजोलाम, अल्प्राजोलाम क्या है, ये सीडेटिव भी है, और क्या होता है, ये सीज़र के लिए भी यूज़ होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया। अभी मैंने बताया कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या होता है। ये कह रहा है कि नीचे जो ड्रग्स दिए गए इनमें से कौन सी दवा ऐसी है जो स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए यूज़ होती है। स्किज़ोफ्रेनिया मैंने बताया मूड अल्टरिंग, आदमी का दिमाग थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाना, ठीक है, जिसको बोलते हैं अल्टर हो गया आदमी। तो प्रोपोफॉल नहीं, ये भी नहीं यूज़ होता है, ये तो एनेस्थेटिक है। एटिनोलोल नहीं, ये भी नहीं यूज़ होता है, ये तो क्या है, हाइपरटेंसिव, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग है। क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड, हाँ ये यूज़ होता है। क्लोरप्रोमाजिन हाइड्रोक्लोराइड ये क्या होता है, स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए, यानी मूड अल्टरिंग को ठीक करने के लिए यूज़ होता है। और इसमें ऐसा भी होता है, ये दवा ऐसी भी है जो मतलब आप किसी को वोमिटिंग हो रही है, उल्टी टाइप का आता है ना, जिससे होता है कि फील होता है कि मुझे उल्टी होएगी, तो उसके लिए भी क्या करते हैं, इसको देते हैं। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड ये भी नहीं यूज़ होता है, ये भी क्या एनेस्थेटिक ड्रग है, ये एक तरीके की। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा, विच टाइप ऑफ ड्रग इज़ यूज्ड बिफोर सर्जिकल प्रोसीजर। ये कह रहे हैं कि
सर्जिकल प्रोसीजर से पहले, यानी किसी का ऑपरेशन करना है, सर्जिकल प्रोसीजर करना है, तो उससे पहले कौन सी दवा, किस टाइप की दवा मतलब यूज़ होती है? डेंटल प्रोडक्ट यूज़ होता है? नहीं। डेंटल प्रोडक्ट मैंने बताया जो दांतों के लिए यूज़ होती है। एनेस्थेटिक, यस, एनेस्थेटिक वो दवाएं होती हैं जो आदमी को अनकॉन्शियस करने के लिए या अनअवेयर करने के लिए यूज़ होती हैं, जिसको हम लोग कह सकते हैं बेहोश करने के लिए या सुन्न करने के लिए जो दवाएँ यूज़ होती हैं ऑपरेशन से पहले, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? एनेस्थेटिक। तो सर्जिकल प्रोसीजर यानी मतलब उसको कुछ सर्जिकल प्रोसीजर करना, कुछ ऑपरेशन करना, चीर फाड़ करना है, तो उससे पहले उसको क्या करते हैं? बेहोश करते हैं, या तो फिर कुछ एरिया को, पार्टिकल मतलब एक पार्ट है इसको, हाथ को, एक रीजन को सुन करना है, अनकॉन्शियस करना है, तो उसके लिए जो दवाएं यूज़ होती है उसको बोलते हैं एनेस्थेटिक। ठीक है। एंटीसाइकोटिक, अभी मैंने बताया एंटीसाइकोटिक क्या होती हैं? एंटीसाइकोटिक वो ड्रग्स होती हैं जो स्किज़ोफ्रेनिया को ठीक करने के लिए यूज़ होती हैं, तो इसमें तो ये यूज़ नहीं होगी, ये भी नहीं है। हाइपोग्लाइसेमिक, नहीं, हाइपोग्लाइसेमिक भी नहीं है, इसलिए कि हाइपोग्लाइसेमिक वो ड्रग्स होती हैं जो किसी के ब्लड शुगर लेवल को कम करती हैं, यानी किसी के ब्लड में शुगर की मात्रा ज़्यादा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि शुगर हो गया, उसको डायबिटीज़ हो गया है, तो उसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है उसको हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट बोलते हैं। ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 16 है, ब्रांड नेम ऑफ फेनिटोइन इज। ये कह रहे हैं कि फेनिटोइन का ब्रांड नेम क्या है? क्लोनोपिन है? नहीं। रिवोट्रिल है? नहीं। फेनिटोइन सोडियम, हाँ, फेनिटोइन सोडियम एक तरीके का ब्रांड नेम है इसका। टेग्रोटेल है? नहीं, ये भी नहीं है। फेनिटोइन क्या है? फेनिटोइन एक तरीके का क्या है? एंटी कन्वल्जेंट है। अब ये बात हुई थी ना कन्वल्जेंट, तो फेनिटोइन क्या है? एक तरीके का एंटी कन्वल्जेंट है, यानी मिर्गी किसी को हो रही है उसको बीमारी को ठीक करने के लिए जो दवा देते हैं उसको बोलते हैं फेनिटोइन या एंटी कन्वल्जेंट। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 है, केटमीन इज द ब्रांड नेम ऑफ। ये कह रहे हैं केटमीन किस दवाई का ब्रांड नेम है? कई सारी दवाएं हैं इसमें, कह रहे हैं किसका ब्रांड नेम है केटमीन? तो डुलोक्सिटिन, नहीं, इसका भी नहीं है। केटामाइन हाइड्रोक्लोराइड, यस, इसका है। इसमें कुछ समझाने का नहीं है। लेमोट्रिजिन, नहीं, ये भी नहीं है। सेट्रोलिन, ये भी नहीं है। ठीक है। लेमोट्रिजिन क्या है? ये भी एक तरीके का एंटी कन्वल्जेंट है, और सेट्रोलिन भी क्या है? सेट्रोलिन क्या है? एंटी डिप्रेसेंट है एक तरीके का। ये क्या है? एंटी कन्वल्जेंट है, और सेट्रोलिन क्या है? ये एंटी डिप्रेसेंट है। एंटी डिप्रेसेंट क्या होता है? जब आदमी डिप्रेशन में चला जाता है, मतलब बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो जाता है, डिप्रेशन कंडीशन में चला जाता है, आदमी सोचने लगता है यार क्या करूं, मेरे बस का तो कुछ है नहीं, तो कभी सोचता है कि सुसाइड कर ले, कभी वही मतलब आत्महत्या कर ले, या फिर चाहता है जाके कहीं ट्रेन के नीचे या किसी दब जाए, किसी नदी में कूद जाए। तो बहुत ज़्यादा जब डिप्रेशन में जाता है आदमी, तब ये सब थॉट्स आते हैं। तो उसके कुछ शुरुआती मतलब इनिशियली जो उसके सिम्टम्स होते हैं उसको देखने के बाद फिर ये दवाएं दी जाती है ताकि उसके अंदर ये कंडीशन ना आए कि वो इतने मतलब बड़े कदम उठाए, तो उसको बोलते हैं कन्वल्जेंट। कन्वल्जेंट ये एक आदमी का माइंडली यानी क्या कहते हैं, मेंटल डिसऑर्डर होता है। डिप्रेजेंट क्या? डिप्रेशन जिसको बोलते हैं उसी को बोलते हैं डिप्रेजेंट भी। ठीक है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर क्या है? 18 क्या है? व्हाट विल बी दी स्टोरेज कंडीशन फॉर अल्प्राजोलाम। ये कह रहे हैं अल्प्राजोलाम जो ड्रग है इसको हम कैसे स्टोरेज करेंगे। एक बात बता दूं मैं, जो सिलेबस है डी फार्मा का, उसमें एक चीज़ ये भी पूछेगा दवाओं के बारे में कि इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है। जो दवाएं हैं उसके बारे में पूछेगा, इसका ब्रांड नेम क्या है, फिर ये भी पूछेगा इसका स्टोरेज कंडीशन क्या है, इसके यूजेस क्या हैं। ठीक है। और उसका मार्केट फॉर्मुलेशन क्या है। मार्केट फॉर्मुलेशन का मतलब ये है कि क्या वो टेबलेट भी बनता है, इंजेक्शन बनता है, कैप्सूल बनता है, पाउडर, किस किस फॉर्म में वो दवा आती है, ये होता है मार्केट फॉर्मुलेशन। और ब्रांड नेम भी पूछता है, उसके यूजेस पूछता है, स्टोरेज कंडीशन भी पूछता है। तो उसी टाइप का एक क्वेश्चन है कि अल्प्राजोलाम जो है उसका स्टोरेज कंडीशन क्या, यानी कितने डिग्री सेल्सियस में उसको रख सकते हैं। तो 20 से 25 नहीं, 30 से 35 नहीं, 10 से 15 नहीं, बल्कि 15 से 20 के बीच में उसको रखा जाएगा अल्प्राजोलाम को। क्वेश्चन नंबर हमारा 19 है, 19, विच इज़ नॉट एन एंटी कन्वल्जेंट। ये कह रहे हैं कि इनमें से कौन सा एंटी कन्वल्जेंट नहीं है। अभी मैंने बताया कन्वल्जेंट क्या होता है। ठीक है। तो ये पूछ रहे हैं कि इनमें से कौन सा एंटी कन्वल्जेंट नहीं है। फेनिटोइन ये तो है, कार्बामाजेपिन ये भी है, वेलप्रोएट, ये सब क्या है? कन्वल्जेंट को ठीक करने के लिए दी जाने वाली दवाएं हैं, ये नहीं है एंटी कन्वल्जेंट। मेटफॉर्मिन क्या है? ये हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट मतलब वो दवाएं जो डायबिटीज़ को ठीक करने के लिए दी जाती हैं, या किसी के ब्लड में अगर शुगर का लेवल बढ़ गया, जिसको शुगर बोलते हो गया है, उसको ठीक करने के लिए जो दवा दी जाती है, बहुत फेमस दवा है मेटफॉर्मिन। ठीक है। तो हमारा आंसर इसका क्या होगा? विच इज़ नॉट एन एंटी कन्वल्जेंट,
कौन सा एंटी कन्वर्जेंट नहीं है, तो ये है, ये एंटी कन्वर्जेंट नहीं है, बल्कि ये क्या है, हाइपोग्लाइसेमिक एजेंट है। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा, विच इज़ नॉट एन एंटी डिप्रेजेंट। ये कह रहे हैं इनमें से कौन से जो क्लासिफिकेशन है वो एंटी डिप्रेजेंट का नहीं है। अभी मैंने बताया डिप्रेशन, ठीक है ना, डिप्रेशन में आदमी जाता है तो बहुत सारे उल्टे सीधे कदम उठा लेता है, डिमोटिवेट हो जाता है बिल्कुल। अब उसके और भी शक्ल होती है, जिसका बाईपोलर होता है, यूनिपोलर होता है, तो हम उसको डिटेल में नहीं जाएंगे यहाँ पे। तो ये कह रहे हैं इनमें से कौन सा एंटी डिप्रेजेंट नहीं है, तो नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर ये एंटी डिप्रेजेंट है। सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर ये भी एंटी डिप्रेजेंट है। मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर ये भी एंटी डिप्रेजेंट है। लेकिन कोलिनेस्टेरेज इनहिबिटर ये एंटी डिप्रेजेंट नहीं है। तो यही हमारा आंसर ठीक है। ये तीनों क्या है, एंटी डिप्रेजेंट, यानी डिप्रेशन को ठीक करने के लिए ये दवाएं दी जाती हैं। ये जो है कोलिनेस्टेरेज ये डिप्रेशन को ठीक करने के लिए नहीं दी जाती है। अब ये तो इनके क्लासिफिकेशन हो गया, इसके एग्जाम्पल भी देख लीजिए। नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर के का एग्जाम्पल, इनहिबिटर में यहाँ ओ आएगा, ठीक है, इनहिबिटर्स, ये टाइपिंग की मिस्टेक है। तो नोरएपिनेफ्रिन रीअपटेक इनहिबिटर के एग्जाम्पल क्या है, जैसे इमिप्रामिन, ठीक। और इसका सेरोटोनिन रीअपटेक इनहिबिटर से क्या हो जाएगा, सिट्रोलिन। ऐसे ही मोनोअमीन ऑक्सीडेज इनहिबिटर का एग्जांपल, यानी ये ड्रग नाम है, इस नाम से दवाएं आती हैं, केमिकल हैं ये इसके, साल्ट। इसका क्या होता है, फेनेलजीन, ठीक। इस वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाकी जो 25 क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है।